बिहार में चुनावी बयार अभी तारीखों का इंतजार कर ही रही है, लेकिन सियासत की आग पहले ही भड़क चुकी है। हैदराबाद से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान हो गया है। 24 सितंबर से वो अपनी सीमांचल न्याय यात्रा के साथ बिहार की सियासत में कूदने वाले हैं। ये 4 दिन की यात्रा किशनगंज से लॉन्च होगी, जो पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। रोड शो, कोने मीटिंग्स और जनसभाओं के जरिए ओवैसी सीमांचल के पिछड़ेपन पर हमला बोलेंगे। लेकिन सवाल ये, क्या यह यात्रा एआईएमआईएम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी या फिर पुरानी कहानी को दोहराएगी? 2020 में 5 सीटें जीती, लेकिन 4 विधायक आरजेडी में कूद गए। अब 2025 में 20-25 सीटों पर उतरने का प्लान है। जिज्ञासा बढ़ गई है ना? आइए इस सियासी तिकड़ी को आसान भाषा में डिकोड करते हैं, खासकर वो ओवैसी इफेक्ट, जो बीजेपी को चमका भी सकता है और आरजेडी को झटका भी दे सकता है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सीमांचल बिहार का वो कोना जहां मुस्लिम वोटरों की ताकत है, लेकिन विकास की कमी से लोग त्रस्त हैं। ओवैसी ने कहा, हमारा प्रचार पहले से चल रहा है। अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में हम जनता से मिलेंगे, न्याय मांगेंगे। यात्रा का मकसद क्या है? मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करना। 2020 में एआईएमआईएम ने यहां 5 सीटें अमौर, कोचधामन, बैसी, चौकीहाट और बहादुरगंज जीती, आरजेडी के कोर वोटर मुसलमानों को छीनकर। लेकिन बाद में 4 विधायक घर लौट आए, यानी कि वापस आरजेडी में चले गए। अब ओवैसी तीसरा फ्रंट बनाने की धमकी दे रहे हैं। क्या इस बार सीटें बढ़ेंगी या फिर वोट स्प्लिट होकर एनडीए को फायदा जाएगा? अब वोट वाइब सर्वे ने एक सर्वे किया है, जिसमें युवा गुस्से में दिखते हैं, मुसलमान आरजेडी के साथ दिखता है। लेकिन ओवैसी का जो ट्विस्ट है वो पूरे परिणामों को बदल सकता है। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि हमने उस जो वोटर का सर्वे था उसके हिसाब से एक डेटा बनाया है। इस डेटा में साफ पता चलता है कि कौन बीजेपी या फिर एनडीए से नाराज है और कौन गठबंधन के साथ है, और ओवैसी के आने के बाद समीकरण कैसे बदल सकते हैं। तो इस चार्ट के आधार पर जो चीज बाहर निकल कर आती है वो ये है कि चुनाव तो कांटे का होगा। एनडीए के पास 36.2% वोट शेयर जा सकता है, महागठबंधन के पास 35.8% जा सकता है। लेकिन ओवैसी की एंट्री यहां पर थर्ड पोल का काम कर सकती है, जैसे प्रशांत किशोर की जनस्वराज कर रही है। फिलहाल ओवैसी के चुनाव में उतरने से ये बात तो सामने निकल कर आने लगी है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं, यानी कि एनडीए को फायदा पहुंचा सकते हैं, और आरजेडी का जो कोर वोटर है, मुस्लिम वोटर है, उसको अपनी तरफ खींचकर ले जाएंगे। अब असली खेल यह है कि ओवैसी ने आरजेडी को 3 लेटर लिखे थे, 6 सीटें मांगी थी, मंत्रिमंडल तक नहीं चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि एआईआईएम को बीजेपी की बी टीम बोलकर वोट कटवाने का डर है। अगर गठबंधन हो गया तो बीजेपी चिल्लाएगी, मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण होगा, हिंदू वोट पोलराइज होकर एनडीए की झोली में आकर साफ गिर जाएंगे। अगर नहीं तो सीमांचल में मुस्लिम वोट स्प्लिट हो जाएगा और आरजेडी का कोर बेस यानी कि मुस्लिम यादव वोट को चोट पहुंचेगी। 2020 में एआईएमआईएम ने 5 सीटें काटी, एनडीए को 12 मिली। आरजेडी नेता बोले, हम मुसलमानों के मसीहा हैं, ओवैसी को क्रेडिट क्यों दे? अब ओवैसी का जवाब है, हमने कहा था अलायंस ना हो तो 100 सीटों पर लड़ेंगे, अब रोना मत, बीजेपी को फायदा हो या किसी को हो, अब हम चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल, पोलराइजेशन से हिंदू वोट जो हैं वो सॉलिड तरीके से एनडीए की जीत पर मोहर लगाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन आरजेडी का जो नुकसान है वो डिपेंड करता है ओवैसी पर, क्योंकि जो 70% मुस्लिम वोट है यहाँ पर वो आरजेडी को सपोर्ट करता है, महागठबंधन को सपोर्ट करता है। पर अगर ओवैसी आते हैं तो उसमें से 10-15 भी अगर छिटका तो बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। तो हमारी रिपोर्ट के अनुसार आपको क्या लगता है, अगर ओवैसी चुनाव में पूरी क्षमता के साथ उतरने ही वाले हैं तो यहाँ वो किसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हुए दिख रहे हैं और किसको सबसे ज़्यादा फायदा पहुँचाते हुए दिख रहे हैं? अगर आपको इस पर कुछ भी अपनी राय प्रकट करनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।